गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एट वर्ल्ड। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो CSIR नेट एग्ज़ाम में आ रखे हैं 2022 में। जून और दिसंबर दोनों ही बैच में जो ये क्वेश्चन आ रखे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के सारे मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। तो हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था नेट दिसंबर, CSIR नेट दिसंबर 2022 में। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो इसके अंदर उसने क्या दे रखा है, 2 ब्यूटेनॉल रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्शन हुई है तो उससे जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट की यील्ड दे रखी है उसने 100%। और बोला है कि इस प्रोडक्ट का जब NMR करते हैं तो उसमें से 2 डबलेट्स आती हैं और 2 डबलेट्स में एक की इंटेंसिटी, इन दोनों की अगर इंटेंसिटी देखें दोनों डबलेट्स की, तो वो आती है 3:2। ठीक है, तो इसमें से जो इसका हमारा जो रिएक्टेंट है 2 ब्यूटेनॉल, उसकी उसने नेचुरल सेलेक्टिविटी दे रखी है X%। तो हमने उस X की वैल्यू ही निकालनी है, उसने वही वैल्यू पूछी हुई है कि कितनी नेचोमेरिक एक्सेस है 2 ब्यूटेनॉल की। ओके, तो हमने इसके लिए क्या करना है, जो हमारा इंटेंसिटी का रेशो दे रखा है यही यूज़ करके हमने निकालना है पहले इनैंशियोमर का मेजर एंड माइनर परसेंटेज में। ठीक है, कितनी अमाउंट में मेजर एनेंशियोमर है, कितनी में माइनर एनेंशियोमर है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग उन दोनों को यूज़ करके हम नेचुरल सेलेक्टिविटी तो इजीली निकाल ही सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, अगर कोई 2 डबलेट दे रखे हैं, अगर कोई 2 डबलेट दे रखे हैं, ओके, तो दोनों डबलेट्स हैं जो उन दोनों की जो इंटेंसिटी क्या है 3:2। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके जो जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है वो क्या होगा, हमारा उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो नेशोमर है वो हमारा मेजर फॉर्म में होगा, दूसरा माइनर अमाउंट में होगा। ओके, एक मेजर अमाउंट में होगा, एक माइनर अमाउंट में होगा। तो जितनी भी इन दोनों नेशोमर हैं, इन दोनों की टोटल अमाउंट तो 100% ही होगी ना। तो हमने उस 100% से निकालना है कि 3 जिस वाला जो 3 इंटेंसिटी है जिसकी जो मेजर है हमारा, उस वो कितनी परसेंटेज में है और दूसरा कितनी परसेंटेज में होगा माइनर वाला। तो इसके लिए क्या करना है, हमने सपोज करो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मेजर जो हमारा नेशोमर है उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी कितनी है मेजर वाले की 3 डिवाइडेड बाय टोटल इंटेंसिटी कितनी है 3+2 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना आया 3/5 आ गया 60%। तो अब माइनर की अमाउंट निकालो, वो कितनी आई 2 डिवाइडेड बाय टोटल इंटेंसिटी कितनी है, कितना आ गया माइनर हमारा 40%। ओके, तो ऑब्वियस सी बात, अब हमारे पास क्या है, मेजर की कितनी कितनी परसेंटेज में है 60% में, और माइनर की जो माइनर अमाउंट में पाया जाता है नेशोमर वो कितना है 40%। तो हमने नेशो सेलेक्टिविटी निकालनी है X%। तो वो कैसे निकालते हैं, नेशोमेरिक एक्सेस सिंपल ही है, जो मेजर की परसेंटेज है उसमें से माइनर की परसेंटेज माइनस कर दो, तो वो कितनी आई 60 - 40 20। ओके, तो हमारी जो नेशोमेरिक एक्सेस है वो कितनी आएगी 20%। तो इस हिसाब से जो हमारा इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा करेक्ट आंसर C। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन सेकंड। ये भी नेट दिसंबर 2022 में आ रखा है। इसमें उसने क्या दे रखा था, 2 रिएक्शंस दे रखी थी और पूछा था कि इन दोनों रिएक्शंस का आपस में क्या रिलेशन है, क्या ये नेचो सेलेक्टिव रिएक्शंस है, डायास्टीरियोटॉपिक रिएक्शंस है, डायास्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस है, और नेचो स्पेसिफिक रिएक्शंस है। तो बच्चे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये चारों रिएक्शंस है क्या, मतलब कौन सी हैं। तो उसके लिए मैंने अलग से आप थोड़ा सा लाइंस लिख रखी हैं, तो इससे आप क्या आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इनके बीच में। तो ये क्या है नेचो, सबसे पहले हमने देखा है नेचो सेलेक्टिव रिएक्शंस। तो नेचो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं, देखो, अ रिएक्शन इफ इट प्रोड्यूस वन एनेंशियोमर ऑफ chiral प्रोडक्ट प्रेफरेंशियली ओवर द अदर, enantiomeric excess of resulting product mixture should be greater than 0%. It involves chiral reagent or catalyst that interacts differently with two enantiomer। तो enantiomer selectivity में क्या होता है बच्चे, हमारा जो रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे 2 नेशोमर बनते हैं, लेट्स से E1 एंड E2। ओके, तो पहले में क्या है E1 एंड E2 बनता है, तो उसमें से एक क्या होता है ज़्यादा अमाउंट में बनता है, एक हमारा कम अमाउंट में बनता है, दिस और दिस। ओके, तो 2 नेशोमर बनते हैं, एक जिसको हम कह देते हैं कि एक लेट से R है, एक है S। क्लियर। दूसरी बात यह है कि जो हम इस RS तो हमें मिल जाते हैं दोनों नेशोमर, ओवरऑल जो सिस्टम की अब जो नेशोमेरिक एक्सेस निकलती है नेशो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 से ज़्यादा ही होगी नेशोमेरिक एक्सेस की वैल्यू। और दूसरी बात क्या है कि इस रिएक्शन के अंदर कायरल कैटालिस्ट यूज़ होता है। ठीक है,
कायरल कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट जो हमारे दोनों नेशोमर्स बनने जा रहे हैं उन दोनों नेशोमर्स के साथ डिफरेंट वे में इंटरेक्ट करता है, और उसकी इंटरेक्शंस दोनों नेशोमर्स के साथ ही डिसाइड करती है कि कितना आर है, कितना एस है, और कौन सा ज़्यादा अमाउंट में है। ओके, तो वो नेशो सेलेक्टिविटी तभी आती है हमारे पास जब हमारा कायरल कैटालिस्ट होता है जो वो नेशोमर्स के साथ डिफरेंट वे में इंटरेक्ट करता है। तो इन्वॉल्व नेशो सेलेक्टिविटी रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, कायरल रिएजेंट और कैटालिस्ट दैट इंटरेक्ट्स डिफरेंटली विद टू नेशोमर्स। तो नेशो सेलेक्टिव रिएक्शंस वो होती हैं जिसके अंदर ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि दो नेशोमर बनते हैं। क्लियर, दो नेशोमर ही बनेंगे, कायरल कैटालिस्ट यूज़ होगा। तो और चाहे स्टार्टिंग हमारा प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग रिएक्टेंट हमारा एक कायरल है जिसके नेशो सेलेक्टिव रिएक्शंस होती हैं, बट जो हमारे प्रोडक्ट बनने जा रहा है उसमें हमारे दो नेशोमर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि हमने कायरल कैटालिस्ट डाला है और वो हमारे रिएक्टेंट के रेसिमिक मिक्सचर है, चाहे उन दोनों के साथ उसके जो हमारे जो प्रोडक्ट बनना है उसके दोनों नेशोमर्स के साथ डिफरेंट वे में इंटरेक्ट करता है। तो जिसकी वजह से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, नेशो सेलेक्टिविटी। सिमिलर ही डायास्टीरियो सेलेक्टिविटी होती है, उसके केस में क्या होता है, वही दो प्रोडक्ट बनते हैं, लेट्स से एक D1 एक D2, दो डायास्टीरियोमर बनते हैं और दोनों की वही एक मेजर फॉर्म एक माइनर में होता है, और उन दोनों की डायास्टीरियो सेलेक्टिविटी की वैल्यू 1:1 से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये क्या इन्वॉल्व करता है, देखो क्या है, डायास्टीरियो सेलेक्टिविटी में क्या होता है, इट प्रोड्यूस वन एनशोमर ऑफ ए नॉन कायरल प्रोडक्ट प्रेफरेंशली ओवर द अदर। डायास्टीरियोमेरिक रेशियो ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर शुड बी ग्रेटर देन 1:1। एंड इसमें क्या होते हैं, बल्कि रिएजेंट्स होते हैं या कैटालिस्ट बल्कि यूज़ होते हैं। तो हमने क्या है, एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायास्टीरियो सेलेक्टिव जो रिएक्शंस होती हैं ना, उसके अंदर जो हमारा अगर वो हमारा जो सिस्टम है वो पहले ही एक स्टीरियो सेंटर रिएक्टेंट से लेके आता है, और इसके बाद हमें प्रोडक्ट में और इसके एडिशन में और स्टीरियो सेंटर देखने को मिलते हैं और कायरल सेंटर देखने को मिलते हैं। तो जब स्टीरियो सेंटर के पीछे से आता है तो वो जो रिएक्शंस होती हैं हमारी वो डायास्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस ही होती हैं। ओके, उसके बाद है इनेंशियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो ये तो स्पेसिफिक है, इसमें स्पेसिफिकली हमारे पास क्या मिलता है, इसमें हमें स्पेसिफिक एनेंशियोमर ही मिलता है प्रोडक्ट का। कोई भी एक प्योर एनेंशियोमर लिया जाता है, किसी भी कायरल मॉलिक्यूल का प्योर वन एनेंशियोमर लिया जाता है, और जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी हमारे पास सिंगल मिलता है, स्पेसिफिक एनेंशियोमर। ओके, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसका एक एनेंशियोमर स्पेसिफिक अमाउंट में मिलता है, वही एक ही मिलता है। उसके बाद क्या है, इसकी ये पहचान है कि इसके लिए हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल वो कायरल होना चाहिए। ओके, और वन स्पेसिफिक एनेंशियोमर है जो बनेगा, उसकी एनेंशियोमेरिक जो एक्सेस आएगी वो मैक्सिमम हाई होनी चाहिए। और इसमें हमें क्या होता है, कायरल कैटालिस्ट या रिएजेंट कायरल जाता है इस एनेंशियो स्पेसिफिक रिएक्शंस के अंदर। और सिमिलर डायास्टीरियोटॉपिक रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, डायास्टीरियोमर क्या होते हैं, जैसे कोई भी आपका सिस्टम है तो उसमें क्या है, अगर आप दो एच हैं दे रखे हैं तो अगर एक बार एक एच को इसको रिप्लेस कर लो, दूसरी बार इस एच को रिप्लेस कर लो। तो मैंने आपको बोला कि डायास्टीरियो के अंदर आपके जो पहले ही जो रिएक्टेंट होता है उसके अंदर भी स्टीरियो सेंटर होता है। तो आपका जो एक स्टीरियो सेंटर है दोनों डायास्टीरियोमर में, एक तो रिएक्टेंट से ही आ रहा है, तो सपोज करो वो तो है ही है। ओके, तो एक क्या है, जैसे दो एच हैं इस सिस्टम के पास, तो आपने एक तो स्टीरियो सेंटर रिएक्टेंट से ही आ रहा है। ओके, तो एक एच को इधर को रिप्लेस कर दिया किसी के साथ, और दूसरे में फिर से दो डायास्टीरियो, ये D1 है ये D2 है, और दूसरे केस में दूसरे वाले H को रिप्लेस कर दिया आपने। तो ये दोनों केस में क्या होता है, ये वाला जो R थी या S है वो तो रिटेंडेड ही रहती है, वो सेम रहती है। ओके, तो ये R है अगर इसमें, तो इधर भी R ही रहेगा। बट इन दोनों के केस में क्या होगा, अगर ये वाला R है तो ये वाला S मिलता है। तो डायास्टीरियोमर होते क्या हैं, अगर सपोज करो दो कायरल सेंटर है या तीन है या चार हैं, तो अगर दो हैं इस केस में जैसे R है, तो दूसरे केस में एक तो सेम ही रहता है क्योंकि वो पीछे से रिएक्टेंट से आता है, और जो प्रोडक्ट के अंदर जो नया देखने को मिलता है वो R से S होता है। तो जब ऐसी कन्फिग्रेशन, ऐसा रिलेशन बनता है दो सिस्टम के अंदर, तो एक D1 होता है एक D2, तो वो क्या मिलते हैं, वो क्या होती है रिएक्शन, अगर ऐसे सिस्टम हमें ऐसे दो सिस्टम मिल जाते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है हमारे पास, डायास्टीरियोटॉपिक रिएक्शन। ओके, अगर मिक्सचर बनता है इन दोनों का तो वो क्या होगी, डायास्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। बट उसके लिए क्या है, हमारा रिएक्टेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए कायरल होना चाहिए, और जो हमारी डायास्टीरियोमेरिक रेशियो मिलती है उसका जो रेशियो है 1:1 से ज़्यादा होनी चाहिए, और बल्कि रिएजेंट या बल्कि कैटालिस्ट होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो अब हमने ये है नेशो सेलेक्टिविटी, इंट्रोडक्शन थी डायास्टीरियो सेलेक्टिविटी की, नेशो स्पेसिफिक रिएक्शंस एंड डायास्टीरियोटॉपिक रिएक्शंस। ओके, तो इस केस में जो हमारे बनते हैं ना जो ये वाले, ठीक है, इनको आप डायास्टीरियोटॉप बोल सकते हो।
ओके, तो अब हमने देखना है हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा था उसने। देखो, तो इस केस के अंदर आप देखोगे तो ये दोनों ही जो मॉलिक्यूल, अगर आप देखोगे इसका पेरेंट जो रिएक्टेंट दे रखे हैं दोनों केस में, तो देखने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कायरल हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, आप इनका आर एस डिसाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों साइड ही सल्फर सल्फर। अगर आप इसको चेयर फॉर्म में भी लेके जाते हो उस केस में भी मॉलिक्यूल के अंदर दोनों के प्लेन लग जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, ए कायरल। ओके, बट इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो डिसाइड, ए कायरल है मॉलिक्यूल, वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शंस हमारी कौन सी हैं। तो इस केस में क्या है, पहली बात, नेचुरो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या है, मिक्सचर बनता है, वो तो मैंने आपको बता दिया, मिक्सचर बनता है। डायास्टीरो सेलेक्टिव रिएक्शंस के अंदर भी मिक्सचर बनता है, बट इस केस में हमारे पास मिक्सचर नहीं बन रहा। ठीक है, हम दोनों का आर एस डिसाइड नहीं कर सकते, मिक्सचर बनना चाहिए था। तो क्या है यहाँ पर, ये तो जो फिनाइल है दोनों साइड सल्फर है, और ऊपर से ये रिंग कौन सी है, 5 मेंबर्ड, और 5 मेंबर्ड रिंग ये अगर चेयर फॉर्म में सेट हो जाएगी तो ये वाली जो है इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, 5 मेंबर्ड रिंग है वो इनवेल्प कन्फर्मेशन लेने जाती है, इनवेल्प होती है ये वाली। ओके, तो इस फॉर्म में आती है। अगर यहाँ पर दोनों साइड सल्फर है, यहाँ पर फिनाइल है। ओके, अब ये देखोगे तो दोनों ये आसान ही है, दोनों केस में ही देखोगे तो फिनाइल क्या है, अबव द प्लेन। तो ये अगर यहाँ फिनाइल लगा है वो तो ओके अबव द प्लेन ही लगा हुआ है। हमारे पास जो नया सेंटर जनरेट हो रहा है वो कौन सा है, ये वाला। ओके, एक सल्फर की साइड, एक बार क्लोरीन क्या लगा हुआ है, अबव द साइड, एक बार क्या लगा हुआ है, बिलो द साइड। ओके, तो अबव द साइड, तो देखो इस रिएक्शन के इसके रिएक्टेंट में तो आप नहीं डिसाइड कर पा रहे थे आर और एस जिसके साथ फिनाइल लगी, बट इस केस में आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसके साथ अगर देखोगे तो इस वाले ये वाला सल्फर और ये वाला सल्फर दोनों सेम नहीं है। देखो ध्यान से, अगर आप इनवेल्प कन्फर्मेशन बनाते हो तो ये सल्फर लगा दिया, ये सल्फर लगा दिया। अब आपके प्रोडक्ट में एक बार जो CH2Cl ग्रुप क्या लगा हुआ, अबव द प्लेन, एक साइड क्या लगा, एक बार दूसरे वाले में क्या लगा हुआ है, बिलो द प्लेन। ओके, एक बार अबव द प्लेन लगा हुआ है, एक बार बिलो द प्लेन लगा हुआ है। तो दोनों केस में आपका फिनाइल है जो, वो तो अबव द प्लेन लगा है, अबव द प्लेन लेट से ये वाला ले लो, ठीक है, और बिलो द प्लेन क्या लगा हुआ है, एच आपका। ओके, तो अब देखो इन दोनों केस में ही जो ये वाला सेंटर है, अब आपने इन दोनों का रिलेशन देखना है। ये तो क्लियर हो गया, ना तो ये नेचुरो सेलेक्टिविटी रिएक्शन है ना ही डायास्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। रीज़न क्योंकि उसमें हमारे मिक्सचर मिलता है, और मिक्सचर में हमने जो दोनों रिएक्टेंट जो दोनों बने हैं नेंशोमर, उन जो दोनों भी हमारे पास बनते हैं ए और बी, उन दोनों का रिलेशन देखना है आपस में कि वो दोनों नेंशोमर है कि डायास्टीरियोमर है। उस हिसाब से वो हमारी रिएक्शन कोरस्पॉन्डिंगली क्या हो सकती है, जहाँ तो नेचुरो सेलेक्टिव या डायास्टीरियो सेलेक्टिव। उसके बाद ये इन दोनों में से देखोगे तो नेचुरो स्पेसिफिक रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया है कि आपका एक नेंशोमर से स्पेसिफिक दूसरा नेंशोमर बनता है। ये वाले आप देखोगे तो ये तो मॉलिक्यूल ओवरऑल ए कायरल ही है दोनों। ओके, दोनों में ही 1:4 रिलेशन है सब्स्टिट्यूएंट्स का, दोनों में कायरल प्लेन लगता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ए कायरल है। और नेचुरो स्पेसिफिक रिएक्शंस के अंदर आप यहाँ से देख सकते हो, नेचुरो स्पेसिफिक रिएक्शंस के अंदर जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होना चाहिए वो शुड बी कायरल, वो कायरल होना चाहिए, बट हमारा स्टार्टिंग मटेरियल ही इसमें ए कायरल है। तो जिसकी वजह से अगर स्टार्टिंग ए कायरल है तो हमारे पास एंशोमर तो बनेगा ही नहीं इस केस में। तो इसके इट मीन हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो है डायास्टीरियोटॉपिक रिएक्शंस की। ठीक है, अगर इन दोनों में देखोगे तो जो हमने बनाए हैं तो इसकी अगर सपोज ये आर है, ओके, जैसे ये डायरेक्ट सल्फर के साथ लगा है, बट इसके साइड ये वाला ग्रुप भी लगा तो इसको 1 दे दो। ओके, इस वाले के साथ डायरेक्ट सल्फर लगा 2, इस ये थर्ड आएगा, इसको फोर्थ आएगा। तो इसको घुमा के देखो ये क्या आ गया, फोर्थ ग्रुप हमारा बिलो द प्लेन है, तो ये क्या आ गया 1 2 3 इस साइड एंटी क्लॉकवाइज एस। इसका देखोगे तो ये भी ऐसे ही रहेगा, ये भी सेम है, इधर भी ऐसे ही रहेगा। बट इन दोनों को देखोगे तो ये एक बार अगर आर आएगा तो दूसरी बार एस आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, डायास्टीरियोटॉप्स क्या होते हैं, अगर एक इनमें जैसे दोनों ही एस ही हैं राइट साइड, तो बट ये वाला एक बार आर आएगा तो एक बार एस आएगा, आप करके देख सकते हो इसको। ठीक है, तो फिर ये इट मीन दोनों का रिलेशन क्या है, डायास्टीरियोटॉप। अच्छा, नेंशोमर क्या होते हैं, इट मीन यहाँ से क्या क्लियर होता है कि हमारी जो ये रिएक्शन है इसमें जो पेयर बनता है, पेयर ऑफ रिएक्शंस हैं, ये दोनों आपस में कैसी हैं, डायास्टीरियोटॉपिक रिएक्शंस हैं, डायास्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस नहीं है। क्योंकि डायास्टीरियो सेलेक्टिव के लिए रिएक्टेंट से भी एक स्टीरियो सेंटर आना चाहिए, और उसके बाद हमारे पास एक और जनरेट होता है, हम आर एस निकालते हैं, और वो हमारा ये रिलेशन बनता है दोनों का। ठीक है, प्लस में जो एक ए बनता है या एक बी बनता है उन दोनों का। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, तो ये रिएक्शन डायास्टीरियो सेलेक्टिव भी नहीं है, नेचुरो सेलेक्टिव तो है नहीं, मैंने समझा दिया। नेचुरो स्पेसिफिक हो नहीं सकती क्योंकि हमारा रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल ही एक कायरल है, तो ये डायास्टीरियोटॉपिक
रिएक्शंस ये हैं, तो इसका आंसर आएगा करेक्ट बी। ओके तो अगर हाँ नैंशोमर्स होते हैं तो सपोज कर अगर दो नैंशोमर है उनके अंदर दो कायरल सेंटर है कोई भी, तो अगर एक आर आता है दूसरा एस, सपोज करो ये पहला कार्बन है दूसरा, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो दूसरे केस में ये वाला क्या आ जाएगा एस, इसकी निकालोगे तो वो क्या आएगा आर, तो आर एस से एस आर, अगर ऐसा बनता है रिलेशन तो वो नैंशोमर होते हैं। अगर आर एस है ओके और दूसरा अगर चेंज आता है तो आर वाला सेम ही रहता है और एस वाला आर में हो जाता है, या एस वाला सेम ही रहता है आर वाला एस में हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में ये या ये इन दोनों का ये दोनों ही क्या बताएंगे, वो आपस में क्या है डायास्टीरियोमर्स, ये वाला या ये वाला पेयर। इसको लिख देती हूँ आर एस आर 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 एस एस एस। ओके तो ये बनता है हमारा डायास्टीरियोमर। तो इसको क्लियरली लिख सकते हैं, ये क्या बने आर एस और आर आर, अगर ऐसा पेयर बन जाए आर एस या एस एस, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कन्फिग्रेशन सेम रहे दूसरी एक ही चेंज हो, तो उस केस में जो पेयर बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं डायास्टीरियोमर्स। तो इसलिए इसका आंसर तो फिर ये आएगा डायास्टी स्ट्रक्चर दैट कोरिस्पॉन्डिंग टू मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ दिस, इसके हिसाब से हमने स्ट्रक्चर बतानी है। ठीक है तो अगर आपने कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर निकालनी है, ये क्वेश्चन अक्सर ही नेट के पेपर में आता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जो सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं लगते हैं उन दोनों का 1-2 पोजीशन पे लगे हैं या 1-3 पोजीशन पे लगे हैं 1-4 पोजीशन में लगे हैं, उन दोनों का आपस में रिलेशन चेयर कन्फर्मेशन में कैसा आएगा, क्या दोनों वो एक्सियल नहीं रहेंगे या इक्वेटोरियल पे रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, तभी ही आप ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप इसके ऑप्शंस देखोगे तो ये वाले हैं इसके ऑप्शंस, ये वाले 4 ऑप्शंस दे रखे थे। ये क्वेश्चन आया नेट जून 2022 में। तो इसमें देखो आप 1-2 के केस में अगर ये ट्रांस दे रखे हैं और ट्रांस पोजीशन के ऊपर ट्रांसफॉर्म में 1-2 पोजीशन में ये दोनों ग्रुप जहाँ तो लगेंगे एक्सियल एक्सियल, जहाँ लगेंगे इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो हम देखते हैं कि कहाँ पर दोनों एक्सियल लगे हैं, यहाँ दोनों लगे हैं इक्वेटोरियल। तो ये चारों में से देखो ये दो यहाँ पर 2 क्लोरीन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लगे हैं, यहाँ पर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल है, तो सी तो आंसर हमारा कट हो गया। यहाँ पर देखो एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। ओके अब ये हमारे पास 2 ही आंसर बचते हैं, जहाँ तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। ओके तो इस केस में देखो ये लगे हैं दोनों ट्रांस, ओके एक्सियल एक्सियल, ये दोनों केस है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। अब दूसरा केस देखो इस साइड वाले क्लोरीन वो भी ट्रांस है, इट मीन वो भी दोनों ऐसे लगेंगे जहाँ तो दोनों एक्सियल जहाँ दोनों इक्वेटोरियल। बट अब हमने देखना है कि आंसर तो जहाँ तो ए हो सकता है या सी। ओके तो अब स्टेबिलिटी के हिसाब से देखो, अगर ये क्लोरीन है क्लोरीन दोनों एक दूसरे के पास है ना, तो उनके लॉन पेयर भी हैं, तो वहाँ यहाँ पर लॉन पेयर रिपल्शन भी होगी, जिसकी वजह से ये मॉलिक और क्लोरीन का साइज भी बड़ा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा जो स्ट्रक्चर है वो बनेगी अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनेगी, कि इसके लॉन पेयर और इसके लॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सो बेटर है कि हमारी जो रिएक्शन इन दोनों के कंपैरिजन जो स्टेबल स्ट्रक्चर होगी वो हमारी डी होगी। सो हमारा करेक्ट आंसर भी डी ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें क्या पूछा हुआ है, इसने पूछा है कि इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स दे रखी थी, इन दोनों का बताना था आपस में रिलेशन कैसा है, क्या ये आइडेंटिकल है, नैंशोमर है, डायास्टीरियोमर्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं। तो देखो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स तो वो होते हैं जैसे आप ले लो 1 ब्रोमोप्रोपेन या 2 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब एक बॉन्ड जो सब्सटीट्यूट जो मेन अब हमारा सब्सटीट्यूएंट है वो क्या करता है, जैसे 1 ब्रोमोप्रोपेन ले लो आप और दूसरा ले लो 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इस केस में आपका ब्रोमीन ये बॉन्ड टूटा है और ये सेकंड पोजीशन पे गया है, तो कहने का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बन रहता है बट स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, और प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। सो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स वो होते हैं। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर नहीं है, कहीं से भी आप देख लो तो इस केस में कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ है, कोई सबकी पोजीशंस जैसी इसमें है वैसी की वैसी ही रही हैं, पोजीशंस किसी भी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट की चेंज नहीं हुई है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद नैंशोमर और डायास्टीरियोमर अगर देखें तो नैंशोमर तभी हो सकते हैं अगर ये वाला यहाँ पर सपोज करो आर है, ये वाला इधर रह के एस हो जाता है ये वाला, बट कन्फिग्रेशन भी चेंज नहीं हो सकती इसमें। चेंज तो क्या होनी है, इसमें कन्फिग्रेशन रहनी ही सेम है। अगर देखोगे तो ये वाला कार्बन है, इसमें एक जगह मिथाइल लगा है, एच लगा है,
दूसरी साइड यहाँ पर ये कायरल कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि दोनों ही पोजीशंस सेम है, तो आप इसका आर एस डिसाइड नहीं कर सकते, इसका भी नहीं डिसाइड कर सकते आर एस। इस सिमिलर इस केस में है इस कार्बन का, तो अगर आर एस ही डिसाइड नहीं कर पाते तो दूसरा क्या है, जहाँ तो नेशोमर है तो उस केस में क्या बनता है हमारा, हमारा प्लेन लगता है, जहाँ बाइसेक्ट होते हैं, बट ऐसे वो भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। उसके लिए हमें पूछा जाता है, किसी सपोज करो दो हाइड्रोजन के बीच में रिलेशन पूछा जाएगा, और वो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर लगता नहीं है, तो इट मीन यहाँ पर हम आर एस डिसाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ ना तो ये हमारे नेशोमर है ना ही हमारे डायस्टीरियोमर है। अब एक ही ऑप्शन बचता है आइडेंटिकल वाला। अगर आप ध्यान से देखें ओवरऑल ये दूसरे एक दूसरे की मिरर में सी लग रही हैं देखने को, है ये आइडेंटिकल ही। अगर इस वाले को आप घुमा के देखोगे ना, अगर इस साइड देखो, इसके ये दो कार्बन लेफ्ट साइड है, ओके, तो इसके भी ये दो कार्बन लेफ्ट साइड है, इसका कार्बन है, इसके राइट साइड एक है कार्बन है जिसके फ्रंट साइड पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, इसके भी है जिसके इधर क्या लगा हुआ है, मिथाइल एक, ठीक है। ये अगर आप इस वाले या इस वाले किसी को भी आप घुमा दोगे 180 डिग्री पे, इसको पकड़ोगे नीचे से और अगर आप घुमा दोगे तो क्या होगा, घुमाने पर क्या होगा, ये वाला मिथाइल वहीं आगे आ जाएगा, इसी पोजीशन पे ही आ जाएगा, और ये वाला मिथाइल भी इसी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब ये आइडेंटिकल ही है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है आइडेंटिकल। इसको आप घुमाओगे ना, अगर अगर इसको ही घुमा लेते हैं हम लेफ़्ट से एंटी क्लॉकवाइज, अगर 180 डिग्री एंगल पे घुमा देते हैं, तो आपका ये वाला मिथाइल ये वाला कार्बन इधर आ जाएगा, और ये दोनों कार्बन जो लेफ्ट साइड है वो भी राइट से लेफ्ट साइड चले जाएंगे, और ये वाले भी ऐसे ही आ जाएंगे अपने पोजीशंस के ऊपर। सो ये वाला जो इसका करेक्ट आंसर है वो आइडेंटिकल है, ए ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट, ये दो दो क्वेश्चन सिमिलर से डाले थे उसने, इसने पूछा है कि ये दोनों, ये कार्बोनिल है और ये कार्बोनिल है, इनके जो फेस हैं दो, इनके फेस ही आएंगे। अगर इसके ऊपर कुछ अटैक करा के देखोगे, जो दो बनते हैं हमारे पास ए और बी, उस हिसाब से जो उन दोनों वो का रिलेशन क्या होगा, तो उस हिसाब से जो इसका कोरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल ग्रुप है उसका फेस बताना है। तो ये इस केस में ये डायस्टीरियोमर, मतलब ये अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं उसने, तो हमने वो निकाल के देखना है। तो आपको इसको ऐसे क्वेश्चन में घबराने की नीड नहीं है, आप सीधा ही देखो। तो इस केस में क्या करोगे, हम यही वाले बॉन्ड को कंसिडर कर लेते हैं, नीचे वाले को सेम ही रहने देते हैं। तो सपोज करो ये जो आपका ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला है, ये बैक साइड वाला है, और अगर आपने इसके ऊपर अटैक करवाते हो, इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर सपोज करो हाइड्राइड अटैक करवाया, तो एच नेगेटिव ने अटैक करा, जहाँ तो वो अबव द प्लेन अटैक कर सकता है या वो बिलो द प्लेन अटैक कर सकता है। अगर वो अबव द प्लेन अटैक करता है तो हमारा एच आ जाएगा अबव द प्लेन, ओके, ओ एच आ जाएगा बिलो द प्लेन। अगर वो क्या करता है अटैक बिलो द प्लेन, तो एच बैक साइड आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा हमारा अबव द प्लेन, ओके। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल के देखते हैं। तो इस दोनों के जो रिलेशन निकालो, एक बात चीज़ याद रखनी, इसके नीचे की चीज़ इग्नोर नहीं कर देनी है बिल्कुल, इस बस ऐसे लिखने से हमें आसानी हो जाती है, ऐसे ड्रॉ करने से। तो इसकी साइड देखोगे तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सेम ग्रुप, क्या आप इस साइड भी सेम लगा हुआ है इसके पीछे, ठीक है। क्या आप इसका आर एस डिसाइड कर सकते हो, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये कायरल सेंटर नहीं है, ओके। दोनों साइड, अब एक साइड ओ एच लगा एक साइड एच लगा, बट बाकी दोनों पोजीशन सिमिलर हैं, सिमिलर ही इस केस में है। तो इट मीन ये दोनों आपस में नेशोमर तो नहीं हो सकते, हम इनका आर एस, ये कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। देखो इट मीन ये नेशोमर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है जो बी एंड डी, ये तो कट हो जाएगा, ओके। जिसमें पी भी दे रखा है नेशोटॉपिक फेस, और डी में भी बता रखा है, सॉरी, बी एंड सी दोनों कट हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में ही बता रखा है कि कार्बोनिल ग्रुप है जो पी के केस में, उसका फेस क्या है, एनेशोटॉपिक, तो उसके दोनों फेस वो आएंगे, नेशोटॉपिक नहीं आएगा। तो इट मीन ए के ऑप्शन है जहाँ पी क्या आएगा, डायास्टीरियोटॉपिक, ओके। तो अगर डायास्टीरियोमेरिक स्टीरियोटॉपिक देखते हैं तो उस केस में भी हमारे दो ही आंसर्स हैं, ए एंड डी। उसमें से हमें देखना पड़ेगा अब क्यू के लिए, क्योंकि क्यू का कौन सा फेस आता है। अब देखो क्यू के केस में इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला जो कार्बन है यहाँ लिख दिया मैंने, ओके, ये बैक साइड वाला मैंने इस साइड लिख दिया। अब देखो अगर ओ एच हाइड्राइड अटैक करवाते हैं, अगर उसने अबव दी प्लेन करा तो एच आगे लग गया और ओ एच चला गया बैक साइड। सिमिलर ऐसे अगर ओ एच हाइड्राइड ने बैक साइड से अटैक करा तो ओ एच आ जाएगा हमारा अबव द प्लेन, ओके। अब इन दोनों के फेस देखने हैं, बट उसके लिए हमारा जो पीछे का इसका बचा हुआ है
पार्ट उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर देखो तो ये वाला कार्बन है जो ये वाला, इसके यहाँ पर लगा है मिथाइल, तो अब इस इधर साइड भी क्या लगा हुआ, मिथाइल। ओके, तो इट मीन ये वाला हमारा कायरल सेंटर है। ओके, कायरल सेंटर क्यों है, क्योंकि दो ये एच लगा है हाइड्रोक्सी, और इस साइड कोई और मोइटी है, इस साइड और कार्बन, इस साइड हमारे पास और कोई कार्बन है, और इस साइड जो कार्बन है उसके पास है मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो बच्चे, अगर आप इसका निकालते हो कन्फिग्रेशन दोनों की, तो दोनों ही कायरल कार्बन है, ठीक है। तो इधर क्या है, जैसे हाइड्रोजन अबव दी प्लेन है, इधर बिलो दी प्लेन है, तो दोनों में ही एक की आर आएगी कन्फिग्रेशन, दूसरे की एस आएगी। तो इसलिए इसका जो रिलेशन है क्यू का, वो क्या बनेगा, इसमें कार्बोनिल फेस है, वो क्या है नेचर में एनेंशियोटॉपिक, और पहले का क्या निकाला है हमने, डायास्टीरियोटॉपिक। और अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, एक ए और डी बच रहा था, तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन। इसमें देखो गिलमैन रिएजेंट दिया हुआ है, सिर्फ इसके ऊपर अटैक करवाना है और उसके हिसाब से हमने देखना है कि प्रोडक्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो ये क्या है गिलमैन रिएजेंट, तो ये 1 for एडिशन देगा, तो इसको बना लो आप, ये कन्फिग्रेशन बना लो आप चेयर फॉर्म में। ओके, ये डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन का, इधर आ गया सिंगल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप। तो ऑब्वियस हम इसको अबव द प्लेन तो लगाएंगे ही नहीं, आई मीन टू से कि एक्सियल में तो लगाएंगे नहीं इसको, क्योंकि 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शंस दे सकता है यहाँ पर। तो इसको लगाएंगे हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेफर करेंगे लगाना। तो इसके बाद में गिलमैन रिएजेंट क्या है, मिथाइल टू डाईमिथाइल कॉपर लिथियम। तो ये अटैक के लिए क्या देगा, मिथाइल नेगेटिव, तो वो अटैक करेगा इस पोजीशन के ऊपर। तो अगर देखो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है और एक्सियली भी अटैक कर सकता है, बट ये प्रेफर करेगा एक्सियली, क्योंकि एक्सियली ही इसको स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं मिलेगी। बट इक्वेटोरियल केस में मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, और क्या है, ये अटैक करेगा, एक्सियल अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा ओ नेगेटिव, तो ये क्या बन गया, ओ नेगेटिव। ये मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे था, जो आया अटैक करके वो लग गया एक्सियल। इसके बाद इसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस, इसको मिल गया OH, तो ये वापस से शिफ्ट हो जाएगा इधर, इधर से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा और कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कीटोन। तो अगर आप देखोगे 1,3 पोजीशन के ऊपर मिथाइल लगा है, ये है एक्सियल, ये है इक्वेटोरियल, और 1,3 पोजीशन पे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल होता है जो वो ट्रांसफॉर्म में होता है। 1,3 में ट्रांसफॉर्म में एक एक्सियल पे रहता है सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा इक्वेटोरियल पे रहेगा। तो इन दोनों का रिलेशन क्या रहेगा आपस में, ट्रांस। तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 3 5 ट्रांस 3 5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिनोन, दूसरी पैरल प्लेन लगता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी, ट्रांस 3 5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। अगर आप मेरी वीडियो बच्चे देख रहे हो इस टाइम तक, आप कंटिन्यू बने हुए हैं मेरे साथ, तो इट मीन आपको समझ आ रहा है। तो अगर समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करो, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो ज़रूर करो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मैं और जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आते हैं जो CSI और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, वो मैं लेके आऊँगी आपके लिए। और दूसरी बात यह है कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सर्च भी करते हो, ये मैंने भी देखा है कि किसी ने अभी तक 2022 के डायरेक्ट ये वाले क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड दैट। तो आप इस वीडियो में डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री के 2022 के मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं सिस डेकालीन के, और उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बना के दिया है। हमने देखना है कि कौन सी सिस डेकालीन का ये वाला हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट देखने में डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि हम सही इमेजिनेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम गलत आंसर टिक कर देते हैं, हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें देखना ऐसे है कि देखो, सबसे पहले तो हमारे पास सिस डेकालीन्स दे रखी हैं, तो सिस डेकालीन बना लो इसमें। ओके,
ओके, सिस डेकालीन बन गई। सिस है तो ये देखो दोनों हाइड्रोजन सिस पोजीशन पे लगे हैं, तो 1-2 रिलेशन में अगर सिस में है तो वो एक एक्सियल पे रहेगा, एक इक्वेटोरियल पे। तो ये जो सेंटर वाला जहाँ पर रिंग ज्वाइन हो रखी है, तो इसको मैं ले लेती हूँ, एक एक्सियल पोजीशन पे है, ये वाला क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ओके, अब इसके बाद अगर देखोगे तो अब क्या है, फोर इसके लेफ्ट, पहले ये वाली रिंग ले लेते हैं। तो इसके लेफ्ट साइड फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ मिथाइल ग्रुप। ओके, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है फोर्थ पोजीशन पे। तो इस केस में देखो जो हाँ ये वाला हम एक मिथाइल ये वाला कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से कि ये फोर्थ वाला मिथाइल वाला जो कार्बन है वो ये वाला है। ओके, तो एक कार्बन है जो फ्रंट के ऊपर मिथाइल लगा है, एच लगा है, और CH2 है जो डायरेक्ट दूसरी रिंग के साथ अटैच होता है। तो देखो इसमें सपोज करो ये वाला जो है, ये वाला हाइड्रोजन है, इसकी फोर्थ पोजीशन पे हम लेफ्ट रिंग की ओर मूव करते हैं। इसकी फोर्थ पोजीशन क्या आई, 1 2 3 4। ओके, इसमें क्या है आपको क्या करोगे आप, जहाँ तो मिथाइल ग्रुप ऊपर लगा सकते हो एक्सियल पोजीशन पे, जहाँ लगा सकते हो इक्वेटोरियल पे। बट अगर ऊपर एक्सियल पोजीशन के ऊपर लगाते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। तो वो क्या करेगी, सिस्टम को अनस्टेबल। तो इसलिए हम प्रेफर क्या करेंगे, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगाना इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। तो जो फोर्थ पोजीशन है वो क्या आएगी, इसके हिसाब से इस हाइड्रोजन के हिसाब से जो लेफ्ट रिंग के अंदर मिथाइल है वो इक्वेटोरियल पे प्रेफर करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से अगर इन दोनों का रिलेशन देखोगे तो 1 एंड 4 पे एक एक्सियल है एंड एक इक्वेटोरियल है। ओके, तो 1 एंड 4 ये आपस में एक्सियल एंड इक्वेटोरियल 1-4 में केस में ये होती है सिस कन्फर्मेशन। तो आप पहले हम ये ऑप्शंस देखते हैं कि किस केस के अंदर ये वाला हाइड्रोजन एंड ये वाला मिथाइल सिस पोजीशन पे है। तो देखो एक तो इसमें है सिस फॉर्म में, ये इसमें क्या है, दोनों ये हाइड्रोजन और ये वाला मिथाइल ट्रांस में, तो ये ऑप्शन तो कट हो जाता है। इसमें ये भी क्या है, ट्रांस में, ये ऑप्शन भी कट हो जाता है। इसमें क्या है, दोनों सिस में। इट मीन हमारे पास अब दो ही ऑप्शन है, एक तो ए एक सी, हमें इन दोनों में से चूज करना है करेक्ट आंसर हमारा। ओके, तो अब देखो, अब हम जाते हैं राइट रिंग की ओर मूव करते हैं। तो उस रिंग में देखो क्या है, सीधी सी है, हमने सिस डेकालीन देख ली, हर जगह सिस ही दे रखी है, उस हिसाब से हमने सिस बनानी है डेकालीन। आपको चेयर कन्फर्मेशन इसकी आनी चाहिए, उसके हिसाब से न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला जो भी दे रखा हो उस हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब फोर्थ पोजीशन चलते हैं, इसके हिसाब से अब चलते हैं। ये देखो अब इस राइट रिंग की ओर मूव करते हो तो इसमें मिथाइल ग्रुप दे रखा है थर्ड पोजीशन पे, इसके हिसाब से थर्ड पोजीशन पे, इसके विद रिस्पेक्ट टू दे रखा है इसी के 1 2 3 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे। ओके, अब हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला जो दे रखा है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा। तो अब देखो, अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो मिथाइल वाला कार्बन है जिसके अगर ये वाला फ्रंट पे दे रखा है, तो इट मीन ये वाला जो कार्बन है ये फ्रंट वाला कार्बन है। ओके, अगर ये फ्रंट वाला कार्बन है जिसके साथ एक एच लगी थी, एक मिथाइल लगा था और एक CH2 लगा है जो दूसरी रिंग के साथ अटैच है। ओके, अब देखो, अब इसके बैक साइड एक कार्बन है। ओके, जिसमें 2 हाइड्रोजन है और क्या है, एक CH2 ग्रुप है जो और दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है दूसरी रिंग के। तो यहाँ पर इस फॉर्म में क्या हो जाएगी, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ठीक है, हम इसको दूसरी साइड बना लेते हैं। ये वाला हाइड्रोजन क्या था, एक्सियल फॉर्म पे। ठीक है, इसके जो फोर्थ पोजीशन है 1 2 3 4, ये वाला मिथाइल क्या है, इक्वेटोरियल फॉर्म पे। ठीक है, ये मैंने गलत बना दिया बच्चे, इसमें 1 2 3 4 ये इक्वेटोरियल पे यहाँ आना है, सॉरी। ठीक है, इसमें देख लो क्लियर हो जाएगा। तो फोर्थ पोजीशन पे इक्वेटोरियल पे था। अब देखो इस केस के अंदर अगर ये वाला कार्बन है जिसके साथ मिथाइल लगा हुआ है ये फ्रंट के ऊपर है, तो अगर मैं कंसीडर करूँ कि ये वाला मेरा यही कार्बन है, ये वाला। ओके, तो इट मीन ये वाला फ्रंट वाला है, ये कार्बन फ्रंट है, फ्रंट पे आ रहा है। तो इसके साथ एक क्या लगा है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन ऊपर वाला है, ये मिथाइल ग्रुप लेफ्ट साइड है। राइट साइड क्या है, एक CH2 जो CH2 दूसरी रिंग के साथ अटैच है। तो ये जो बीच में लगे हुए हैं ये वाले और ये वाला दोनों CH2, दिस एंड दिस, तो ये कौन से हैं, एक ये, और इस कार्बन के बैक साइड एक कार्बन है जिसके पास 2 H है, तो उसके साथ भी एक CH2 ऊपर लगा हुआ है बैक साइड पे, तो वो ये वाला होगा। तो ये वाला जो कार्बन है हमारा वो कौन सा है फिर,
बैक कार्बन। क्लियर। अब हम आगे मूव करते हैं, तो इस आगे वाला जो ये फ्रंट वाला है, आगे वाला जो कार्बन है उसके पास भी क्या लगा है, एक H और एक CH2 ग्रुप। तो देखो आगे वाला कार्बन क्या है, ये वाला। तो इसको फिर मैं रख लेती हूँ फ्रंट। तो इसके पास क्या है, एक CH2 ग्रुप है और एक H है। तो H किस पोजीशन पे लगी हुई है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, राइट। अब देखो, तो अगर ये वाला फ्रंट कार्बन है, इट मीन ये वाला कार्बन कौन सा है, बैक वाला। ओके। तो अब देखो इसमें जो बैक वाला का ये, अगर ये बैक वाला, ये CH2 दोनों हमारे ये वाले थे। अब इसी तरह हमने अटैच कर दिया दो इसमें, या इस जगह पे सेंटर पे दो कार्बन है, एक फ्रंट पे एक बैक पे, एक फ्रंट पे एक बैक पे। फिर चलो यहाँ पर से फिर से दोनों साइड एक CH2 फ्रंट पे आएगा ये वाला, और ये क्या आएगा बैक पे। तो देखो एक CH2 ये पड़ा और एक CH2 ये पड़ा। ठीक है। तो इसके बाद फिर से हमारे पास एक कार्बन है, एक फ्रंट पे एक बैक पे। तो फ्रंट वाला कौन सा आ गया, ये वाला। बैक वाला कौन सा आ गया, ये वाला। तो अब देखो इस केस में, इसमें जो फ्रंट वाला कार्बन है उसके पास तो दो H ही है, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल। अब बैक वाला देखोगे उसके पास क्या है, एक मिथाइल एक H। तो देखो एक मिथाइल, तो मिथाइल किस पोजीशन पे लगेगा, इसके एक्सियल पोजीशन पे ही लगेगा। ओके। क्योंकि डाउनवर्ड पोजीशन वाली इसकी साइड है। अगर अबव साइड लगाएंगे एक्सियल पोजीशन पे, तो यहाँ पर क्या होगा, डाई एक्सियल इंटरेक्शंस होने लग जाएंगी। तो ये एक्सियल पोजीशन पे लगेगा क्योंकि इक्वेटोरियल साइड पे क्या है, H है। वो क्या करेंगे, डाई एक्सियल इंटरेक्शंस देंगी। तो इसका H क्या लगेगा, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर क्या लगेगा, एक्सियल पोजीशन पे। अब हम चलते हैं, ये हमने थोड़ी सी न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूले की हेल्प ले ली, थोड़ी हमने अपने हिसाब से करा, तो सेट करा, क्योंकि हमें एटलीस्ट एक सब्स्टिट्यूएंट को तो सेट करना है, फिक्स रखना ही पड़ेगा ना। तो वो हमने रखा था मिथाइल को, और उसको हमने इक्वेटोरियल प्रेफर करा था, क्योंकि अगर हम एक्सियल लगाते तो 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शंस होनी थी। तो इस हिसाब से देखो, अगर ये वाला जो कार्बन है, ये वाला हमारा, ये जहाँ पर हमारी रिंग्स जुड़ी हुई हैं, तो ये कार्बन अगर एक्सियल पोजीशन पे था और ये वाला मिथाइल था इक्वेटोरियल, और 1,4 रिलेशन में दोनों एक दूसरे के क्या थे, सिस फॉर्म पे। तो अब इसी तरह हम देखते हैं कि इसी हाइड्रोजन क्या, ये वाले हाइड्रोजन का मिथाइल कितने नंबर पे आ रहा है। तो देखो 1 2 3, मतलब राइट साइड को अगर मूव करोगे तो मिथाइल थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है, इस हमने तो यही वाले कंसिडर करा है ना ऊपर वाला, तो इसके थर्ड पोजीशन पे यहाँ लगना चाहिए। आगे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री से कंफर्म कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक्सियल लगा हुआ है और ये मिथाइल ग्रुप भी क्या लगा हुआ है, एक्सियल पे। और 1,3 पोजीशन में जब दोनों एक्सियल या दोनों इक्वेटोरियल लगते हैं, एक्सियल या इक्वेटोरियल, तो वो 1,3 में ये क्या होती है, सिस सिस फॉर्म। ओके। सिस पोजीशन होती है, तो दोनों एक्सियल एक्सियल लगे हुए हैं। इट मीन ये सही हो गया कि हमारा इस यही वाला ही करेक्ट आंसर है, कंफर्म हो गया। ओके। तो इसका आंसर आएगा ए। इसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या दे रखा है, एक कंपाउंड दे रखा है एस। ओके। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या एस है। हमारे पास ऑब्वियस जो जितनी स्पेसिफिक रोटेशन आर की आएगी उतनी एस की आएगी, और स्पेसिफिक रोटेशन एस की दे रखी है +22। आपने स्पेसिफिक रोटेशन इसी की ही हेक्सियन सिस्टम के अंदर दे रखी है, वो हेक्सियन अंदर भी हमने निकालनी है। और इनेशियोमेरिक एक्सेस दे रखी है 98%, और ये हमारी रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन तो जो हो रही है, हमने इसमें से बस एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि हमने क्या निकालनी है, सिस्टम की स्पेसिफिक रोटेशन निकालनी है हेक्सियन सिस्टम में, और प्योर की तो दे ही रखी है। तो ये हमारा नेशोमर है, तो एस नेशोमर है। आपको पता है चाहे +22 दे रखा है, बट एस फॉर्म है तो इसके आगे क्या आएगा, -22। ओके। तो एस की तो जो एस फॉर्म है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन दे रखी है -22 डिग्री। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो, नेशोमेरिक एक्सेस किसके इक्वल होती है, ऑप्टिकल रोटेशन होती है, जो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर ओवर जो हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन है ऑफ प्योर कंपाउंड। ओके। और मल्टीप्लाई 100। तो अब देखो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मिक्सचर है, उसने क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन हेक्सेन में निकालनी है। तो हेक्सेन में निकालनी है स्पेसिफिक रोटेशन, तो इसको हम लेट कर लेते हैं x। तो ये तो हमारा x आ गया। उसके बाद देखो इसमें स्पेसिफिक रोटेशन प्योर कंपाउंड की, और प्योर कंपाउंड की कितनी दे रखी है, -22 मल्टीप्लाई 100। इनेशियोमेरिक एक्सेस कितनी दे रखी है, 98%। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप करो इसको, -98 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी x की।
और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आता है, आपके ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें आप करके देख सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस वैल्यू को, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -21.56। तो यही है स्पेसिफिक रोटेशन मिक्सचर की। ओके, और इसके साथ ही मैंने इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे भी दे रखे हैं, आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हो। ओके, और बच्चे अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस जो मैं डाल रही हूँ हेल्पफुल हैं अगर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इसके साथ ही मैं अब डालूंगी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी CSIR नेट का पेपर, क्योंकि आने वाला है। के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो 2021 में आ रखे हैं CSIR नेट एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ मैं डालूंगी ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस जो इन प्रीवियस 2 ईयर्स के अंदर आ रखे हैं। ओके, तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।